हेलो दोस्तों, आई एम सी ए प्रवीण गोलछा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज मैं आपके सामने आया हूं आरटीपी को डिस्कशन करने के लिए। सीए इंटर लॉ का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर आरटीपी इंपॉर्टेंट होता है क्या, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता है, क्या होगा बताइए सर। तो बेटा ये तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। जो कोई बोलता है तो झूठ बोलता है कि आएगा ही आएगा, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी इंस्टीट्यूट हमारा भगवान है और भगवान ने कुछ भी चीज दिया तो उसको प्रसाद ग्रहण कर लो, ठीक है। ये बिना दिमाग लगाए कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन नेचुरली आरटीपी से एक ट्रेंड पता चलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो ये पेपर का डिस्कशन है वो दो लोग करेंगे, एक मैं करूंगा और कुछ पोर्शन ऐसे जो हमारे यहाँ लविस मथानी सर पढ़ाते हैं, तो वीडियो के सेकंड पार्ट में उनका डिस्कशन रहेगा। जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लविस सर डिस्कस करने वाले हैं। मैं सीधा स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 से। और अगर मुझे आपको यह बताना है कि आरटीपी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मेरा आंसर रहेगा ये क्वेश्चन। मेरा इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन का पैटर्न, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछेगी। अब कई बच्चों के मन में क्या चलता है कि सर ये ऐसा सा क्वेश्चन है, इसकी तो हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आपने जहां से भी क्लास ली होगी, हर टीचर बड़ी शिद्दत से लॉ पढ़ा चुका रहता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन लीगल पार्ट में ही से होता रहता है। बस आपको कहानी, मतलब बड़ा मजा आता है, आपको कहानी पढ़नी है, लेकिन आपको यहां पे पेशेंस लूज नहीं करना है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब आप ये एमसीक्यूज है, खास बात क्या है एमसीक्यूज है, लेकिन एमसीक्यूज पूछने के पहले इसने इतनी बड़ी कहानी लिखी है, तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पेशेंस लूज नहीं करना है। पेशेंस बिल्कुल लूज मत कीजिएगा। और जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, बढ़िया से पेन को अंडरलाइन करते चलो। जैसे मैंने हाईलाइट करके रखा है, मैंने हाईलाइट इसलिए करके रखा है ताकि आपको आइडिया रहे कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन, जब आप ये पढ़ोगे, इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन के बेस पे एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट बना के रखती है। ओके, तो इसको पेशेंटली पढ़िएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं फटाफट। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कोई बना के आपको नहीं देगा, लेकिन आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अरे भैया अल्टीमेटली तो लीगल कॉन्सेप्ट है, लॉ का नॉलेज है, जिसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, चाहे थ्योरेटिकल हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे इस टाइप के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। मिस्टर पुरुषोत्तम प्रसाद, बहुत सारे नाम है तो एक एक नाम ध्यान रखना। ये कोई प्रसाद है, मिस्टर प्रसाद है, ये बिजनेस ग्रेजुएट है, लीडिंग बिजनेस स्कूल से, सब फालतू बातें करते हैं, बहुत सारी बातें फालतू है, ठीक है। आपको बहकाने के लिए, आपको अलग रास्ता दिखाने के लिए ये लोग कुछ भी लिखते हैं। तो क्या लिखा देखो आप, ये बिजनेस स्कूल से है, ठीक है, रेस्टोरेंट चलाती है, ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न चलाते हैं चेन्नई में, ठीक है। मिस्टर प्रसाद बीइंग डायनेमिक बिजनेसमैन इन ऑर्डर टू डेवलप द बिजनेस डिसाइड टू गिव कॉर्पोरेट फॉर्म। अब ये मिस्टर प्रसाद ये चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट फॉर्म में, मतलब कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, बट कंसर्न विद डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल ओवर द बिजनेस डिसीजन। लेकिन उनके मन में क्या है कि मेरा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल डायलूट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर प्रसाद ड्यूरिंग सम जर्नी मेट मिस्टर चिन्मय दास। देखो ये दूसरा पर्सन का नाम आ गया, चिन्मय दास। जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, उसको जब एग्जाम में पढ़ोगे तो आप भी हाईलाइट करते जाना। इस टाइप के जो की वर्ड मिलता है उसको हाईलाइट करते चलो, अंडरलाइन करते चलो एग्जाम के दिन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये चिन्मय दास से मिले, वो स्कूल के उसके फ्रेंड थे, प्रेजेंटली वर्किंग इन, ठीक है, ये कोई एडवाइजरी फर्म में काम करते। मिस्टर प्रसाद सीक एडवाइस फ्रॉम मिस्टर दास। ये जो प्रसाद है ना, ये प्रसाद इसे दास से एडवाइस लेते हैं रिगार्डिंग कन्वर्शन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप टू द कंपनी। वो बोलते हैं कि भाई अभी तो मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, और अपना इंटेंशन बताए कि पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। मतलब वो गाइडेंस ले रहा है दास से, प्रसाद दास से गाइडेंस ले रहा है कि भाई बताओ मैं ऐसा कैसे कंपनी बनाऊं कि पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, दास ने कुछ बताया, उसका दोस्त है भैया दास, तो दास ने क्या बोला देखो आप, उन्होंने एक नए टाइप की कंपनी की बात की। उसने बोला ओपीसी। उसने क्या बोला, तू ओपीसी बना ले, क्योंकि ओपीसी में अकेला मेंबर रहेगा तू, और अगर अकेला मेंबर रहेगा तो जो भी प्रॉफिट रहेगा वो तेरा रहेगा, और उस कंपनी पे पूरा कंट्रोल तेरा रहेगा, ठीक है जी। ओके, अब आपको क्या बोल रहा है, ये ओपीसी के बारे में बता रहे, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करता हूं, मिस्टर प्रसाद फेल्ड ओपीसी इज करेक्ट फॉर्म। अब प्रसाद कन्विंस हो गया कि हाँ भैया ओपीसी ही मुझे बनाना चाहिए, और उसके बाद उसने एक ओपीसी बनाई। उसका नाम क्या है, हाईलाइटेड देखो, कासा हैंगआउट प्राइवेट लिमिटेड। आपको मालूम है ना, ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी होती है, इसलिए उसके नाम के आगे रहेगा प्राइवेट। लेकिन ओपीसी की पहचान कैसी होती है, उसके नाम के अंत में हम ब्रैकेट में लिखते हैं 1% कंपनियां ओपीसी,
ऑन 14 सितंबर 2019, 14 सितंबर को इसने कंपनी बनाई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टू विच ही सोल्ड हिज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, मतलब उसने अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को इस कंपनी को भेज दिया। ठीक है जी, एंड बिकम द सोल मेंबर, और ये जो मिस्टर प्रसाद है ना वो इस कंपनी का बन चुका है मेंबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर प्रसाद अपॉइंटेड हिज यंगर सन मिस्टर विजय हु वाज 21 ईयर ओल्ड देन एज अ नॉमिनी टू द ओपीसी। अब थोड़ी सी बात याद कीजिएगा, इतना पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि ओपीसी का क्वेश्चन है, तो जब आप एग्जाम में पढ़ोगे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना है, अरे क्वेश्चन इजी है, मैं आपको वहां की मेंटेलिटी बताना चाहता हूं कि वहां पे आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए। सुनना बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इत्मीनान से अंडरलाइन करते जाना, जो जो कीवर्ड है अंडरलाइन करते जाना, और पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये तो ओपीसी का क्वेश्चन है। अब थोड़ा लॉ याद आ रहा है आपको। ओपीसी में एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है, एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है। फिर कुछ बातें आपको याद आ रही होगी कि जो मेंबर और जो नॉमिनी है ना उनमें 3 गुण होने चाहिए। कितने गुण होने चाहिए? 3 गुण होना चाहिए। कौन कौन से 3 गुण? पहला तो ये सब मेजर होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। चलो 4 गुण बता दिए मैंने। क्या क्या बोला मैंने? ये एक तो नेचुरल पर्सन होने चाहिए, मतलब ओपीसी वही बना सकता है, और ओपीसी का नॉमिनी भी वही हो सकता है जो नेचुरल पर्सन हो, जो इंडियन सिटीजन हो और जो रेसिडेंट इन इंडिया हो, और प्लस मेजर तो होना ही चाहिए क्योंकि माइनर कभी भी ओपीसी नहीं बना सकता, ना वो नॉमिनी बन सकता है। ओके, अब रेसिडेंट जो वर्ड यूज किया गया ना उसका मतलब क्या हुआ? रेसिडेंट वर्ड का मतलब है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में ओपीसी बन रही है उसका जो पिछला इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें कम से कम 182 डेज इंडिया में स्टे किया हो। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन कम से कम इंडिया में अगर रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रेसिडेंट। तो ये बेसिक क्वालिटी उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, चलिए ये देखिए, ये सब मैंने बाजू में इसलिए लिख के रखा है, ये देखिए मेंबर प्लस नॉमिनी, और इसको मैं शेयर भी कर लूंगा आपके साथ में। तो ये जो मेंबर और नॉमिनी है ना, ये इनकी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर मैंने आपको 182 डेज बता दिया। और आपको एक बात ये भी ध्यान होगा कि एक पर्सन एक ओपीसी का मेंबर बन सकता है, एट द सेम टाइम वो एक दूसरी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। मतलब एक मेंबर एक कंपनी का, एक मेंबर जो है ना वो एक कंपनी का मेंबर, एक पर्सन एक कंपनी का मेंबर और दूसरी कंपनी का ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। ओके, लेकिन एक पर्सन 2 ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, एक पर्सन दो ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता, एक मेंबर एक नॉमिनी चलेगा। ये सब लॉ आपको याद आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखा देखो आप, इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब ये तीसरा पर्सन का नाम बता रहा है, हाँ जी 21 साल का है, ये तो हमको क्लियर हो गया। मतलब जो मिस्टर विजय ना जो मेजर है तो ये कोई दिक्कत नहीं, नॉमिनी बन सकता है, ठीक है। अभी एक और नाम आ गया मिस्टर आनंद। कौन नाम आ गया? मिस्टर आनंद, ओल्ड फ्रेंड ऑफ मिस्टर प्रसाद। ये प्रसाद का पुराना दोस्त है। was appointed as director of OPC। आनंद को क्या बना दिया? ओपीसी का डायरेक्टर। कुछ याद आ रहा है डायरेक्टर का पॉइंट? ओपीसी में कम से कम एक डायरेक्टर चाहिए। एक डायरेक्टर से भी काम चल जाता है, 2 भी चलेगा, 10 15 तक चलते हैं डायरेक्टर, आपको मालूम है। खैर हमको मैक्सिमम लीड से मतलब नहीं है, ओपीसी में एक भी डायरेक्टर चल सकता है, मिनिमम, ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे देखिए, मिस्टर प्रसाद हिमसेल्फ ऑल्सो बिकम डायरेक्टर। मतलब इस ओपीसी में 2 लोग डायरेक्टर बन गए, एक मिस्टर आनंद डायरेक्टर बन गया और दूसरा प्रसाद, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है तो वो भी क्या बन गया? कंपनी का डायरेक्टर। ओके, 2 डायरेक्टर बन गए। आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है मिस्टर विजय। देखो सबसे खास बात यही है जो ध्यान रखने लायक है, यहां पे नाम बहुत सारे दिए गए हैं। अभी विजय कौन? ये देखिए, ये नाम क्या दिया है? मिस्टर विजय। ओके, क्या बोल दिया सर? मिस्टर विजय ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। मतलब उनका जो लड़का है, जो प्रसाद का लड़का है जिसको उसने नॉमिनी बनाया, ये देखो ये विजय की बात कर रहा है। ध्यान रखना, ये इस विजय की बात कर रहा है, ये जो पहले विजय था। ठीक है, क्या लिखा है? प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह किया। ये एब्रोड चले गया। एब्रोड कब गया? 23 अक्टूबर 2019 को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम है नॉमिनी, ये तो पिछले साल तो इंडिया में था तो नॉमिनी बन ही सकता है। 182 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में था, ठीक है। 23 अक्टूबर को ये इंडिया से बाहर चले गया और वापस 1 मार्च 2020 को आया। मतलब 1920 में वो कुछ समय इंडिया से बाहर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने एक फोटो स्टूडियो बनाया और उसने भी एक ओपीसी बना दिया। मतलब पिताजी ने, प्रसाद जी ने तो बनाया था, अब ये जो विजय उनका लड़का है जो नॉमिनी उन्हीं की कंपनी का, उसने, विजय ने खुद ने एक ओपीसी बना दिया। उसका नाम क्या है?
बेस्ट क्लिक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये इसने नाम बना दिया, ठीक है। कब बनाया? 20 मार्च 2020 को। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि 1920 में ये बना रहा है ओपीसी, और वो 1819 पिछले साल इंडिया में 182 दिन था, पिछले साल तो पूरे समय इंडिया में था भाई, वो तो करेंट ईयर में इंडिया से बाहर गया ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसने एक ओपीसी बना लिया, ठीक है भाई। अब इन विच मिस्टर प्रसाद इज अ नॉमिनी, ओ माय गॉड, देखो क्या हो गया, प्रसाद ने ओपीसी बनाया, उसका नॉमिनी बनाया विजय को, विजय ने ओपीसी बनाया और उसका नॉमिनी बना दिया प्रसाद को। तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? दोनों एक एक कंपनी के मेंबर, एक एक ओपीसी में मेंबर है और दोनों एक एक नॉमिनी है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यही बता रहे कि एंड ही बिकम मेंबर, मतलब विजय उस ओपीसी का मेंबर बन गया और प्रसाद मतलब अपने पिताजी को बना दिया उसने नॉमिनी। आगे, इन द मीन टाइम मिस्टर विजय ऑल्सो गिव हिज कंसेंट एज अ नॉमिनी टू अनदर ओपीसी इन विच इज एल्डर ब्रदर मिस्टर शंकर इज अ सोल मेंबर। एक और आ गया मेंबर, विजय का बड़ा भाई है शंकर, विजय का बड़ा भाई है शंकर, वो जो शंकर है ना उसने भी ओपीसी बनाए। पता नहीं परिवार में क्या हो गया, तीनों मिलकर काम नहीं करें, तीनों बोलते नहीं नहीं मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा, तो तीनों तीन तीन ओपीसी बना के बैठे हैं। तो विजय का बड़ा भाई था ना शंकर, वो विजय जो है ना वो उस कि ओपीसी में भी क्या बन गया? नॉमिनी। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि विजय विजय एक नहीं दो ओपीसी में नॉमिनी बन चुका है, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, अभी तो क्वेश्चन बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, अब उसके बेस पर क्वेश्चन पूछेगा। बस ये पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में रहना चाहिए सारी बातें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद मेट एन एक्सीडेंट ऑन 25 मार्च 2020। ओ माय गॉड, प्रसाद जी की 25 मार्च को इनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी लाइफ खत्म हो गई, डेथ हो गई प्रसाद की। प्रसाद याद है ना, जिन्होंने सबसे पहले ओपीसी बनाया था। आगे, नॉमिनेशन क्लॉज इन्वोक्ड। अब नेचुरली प्रसाद की डेथ हो गई तो प्रसाद की कंपनी का जो नॉमिनी था कौन था? मिस्टर विजय, वो मेंबर बन जाता है। नॉमिनी का मतलब ही क्या होता है कि अगर मेंबर की डेथ होती है तो वो जो नॉमिनी है वो कंपनी का क्या बन जाता है? मेंबर। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? नॉमिनेशन क्लॉज इन्वोक, नॉमिनेशन क्लॉज अट्रैक्ट हुआ और मिस्टर विजय को चार्ज लेना पड़ गया कासा हैंगआउट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, एज अ मेंबर विथ इमीडिएट इफेक्ट। तुरंत ये मेंबर बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 30 मार्च 2020 मिस्टर शंकर याद है ना, विजय का बड़ा भाई शंकर was appointed as new nominee to कासा हैंगआउट प्राइवेट लिमिटेड। और वो जो विजय ने क्या बोला, शंकर को बोला कि तूने एक ओपीसी बनाया ना, तू एक काम कर, मेरी कंपनी में अब तू नॉमिनी बन जा। बन सकता है। शंकर एक ओपीसी का मेंबर है जो उसने कंपनी बनाई है और वो यहां पे विजय की कंपनी में अब क्या बनना चाहता है? नॉमिनी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हु गिव रिटर्न कंसेंट, ठीक है, मतलब उसने रिटर्न कंसेंट दे दी शंकर ने कि मैं बन जाऊंगा ऑन 31 मार्च। आगे, मिस्टर शंकर हु इज इन्वेस्टमेंट बैंकर, मतलब जो शंकर है ना वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, ठीक है जी, बाय प्रोफेशन, इज ऑफ ओपिनियन। उसने क्या सलाह दी? उसने आते ही क्या सलाह दी? कासा हैंगआउट प्राइवेट लिमिटेड नीड्स टू अमेंड ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसने अपने भाई को बोला, विजय को, अरे भाई क्या कर रहा है तू, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर, ये कैसा ओपीसी बना के रखा है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर एंड कैरी आउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे तू क्या कर, तू एक काम कर, तो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख कि मैं दूसरी जो कंपनी है उन बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, ये लिख अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में। दोस्तों कुछ याद आ रहा है? ओपीसी 3 काम नहीं कर सकती। पहला, दूसरी किसी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती और सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते। तो ये जो एडवाइस करे ना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, धोखे में मत आना इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कासा हैंगआउट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड विच इज नॉट कंटेन कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक और खास बात कुछ याद है आपको? आपने पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ओपीसी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो यही बोला कि कैश फ्लो इसमें स्टेटमेंट इसने नहीं लगाया, तो बिल्कुल सही किया, इनको जरूरत भी नहीं है। आगे, साइन बाय मिस्टर राणा, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मिस्टर आनंद ने साइन किया, हु इज ओनली डायरेक्टर आफ्टर द डेथ ऑफ प्रसाद। आपको याद है ना, 2 डायरेक्टर थे, एक तो प्रसाद खुद था और दूसरा था उसका आनंद, मिस्टर आनंद। तो यहां पर क्या लिखा है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है केवल एक ही डायरेक्टर ने साइन किया, तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ओपीसी में एक भी डायरेक्टर होता है तो चलता है। तो ओपीसी में एक डायरेक्टर भी साइन करेगा तो चलता है। ओके, तो ये तो केवल कहानी है। अब देखते हैं इस कहानी के बेस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर ए,
बस मैं आपको, चलिए पढ़ते हैं फिर बात करेंगे अपन लोग। विथ रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विजय के अपॉइंटमेंट के बारे में एंड मिस्टर शंकर एज नॉमिनी, ये दो लोग को नॉमिनी बनाए थे, एक विजय और शंकर दोनों को नॉमिनी बनाए थे टू कासा हैंगआउट प्राइवेट लिमिटेड। आपको मालूम है पहले विजय नॉमिनी बना था, फिर उसने शंकर को, जब वो खुद मेंबर बना विजय, तो उसने शंकर को अपॉइंट कर दिया था नॉमिनी। फिर हु इज एलिजिबल टू बी नॉमिनी ऑफ द ओपीसी, ओपीसी का नॉमिनी कौन बन सकता है इसके बारे में पूछ रहा है। पहला लिखा है एनी नेचुरल पर्सन एक्सक्लूडिंग माइनर, बात तो सही है, लेकिन आपको मालूम है कि केवल नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वही लोग नॉमिनी बन सकते हैं। तो पहले में बोला नेचुरल पर्सन एक्सक्लूडिंग माइनर, दूसरे में लीगल पर्सन एक्सक्लूडिंग माइनर। बिल्कुल, ये तो थर्ड नंबर पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद यहां एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको हो सकता है कि पहला ही सही लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब तक, एक कसम खा लो, जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे आप आंसर नहीं देंगे। चलिए, एनी नेचुरल पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया बट एक्सक्लूडिंग माइनर, सही है बिल्कुल। एनी नेचुरल पर्सन रेसिडेंट एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया बट एक्सक्लूडिंग माइनर, बिल्कुल सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, मिस्टर शंकर इफ विश टू विड्रॉ हिज कंसेंट एज नॉमिनी। हाँ जी, आपको कुछ याद आ रहा है, एक नॉमिनी जिसने अपनी कंसेंट दे दी है, क्या वो विड्रॉ कर सकता है? यस, नॉमिनी कभी भी अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। अगर वो विड्रॉ करना चाहता है तो उसको दो लोग को इन्फॉर्म करना पड़ता है। पहला, वो जो नॉमिनी है वो पहला तो आप मेंबर को बताएगा कि मैं अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर रहा हूं, दूसरा ओपीसी को बताएगा। दो लोग को बताता है, किसको किसको? एक बनाएगा, एक तो मेंबर को बताएगा कि भैया मैं अपने नॉमिनी को मैं विड्रॉ करना चाहता हूं अपनी कंसेंट को एज अ नॉमिनी, और दूसरा कंपनी को बताएगा, ओपीसी को बताएगा। फिर ओपीसी आरओसी को इन्फॉर्म करता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो क्या पूछा है, कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। बाय गिविंग नोटिस टू, नोटिस किसको देना पड़ेगा? विड्रॉ कर, लेकिन नोटिस किसको देना पड़ेगा? पहला बोल दिया डायरेक्टर ऑफ ओपीसी, बिल्कुल गलत है। डायरेक्टर ऑफ ओपीसी गलत है। सोल मेंबर ऑफ कंपनी एंड ओपीसी, बिल्कुल सही है। दो लोग को इन्फॉर्म करना पड़ता है, सोल मेंबर को और दूसरा ओपीसी को। और एक बार ये भी देख लो, सोल मेंबर एंड आरओसी नहीं सर, ये जो नॉमिनी है, नॉमिनी को आरओसी को नहीं बताना है, नॉमिनी बताता है मेंबर को और ओपीसी को, फिर ओपीसी बताता है आरओसी को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। With reference to legal position of Mr. Vijay as member and nominee to various OPC, which of the following statement is correct with reference to ceiling limit in relation to membership and being nominee of OPC? आपको क्या बोल रहा है, मेंबर और नॉमिनी की सीलिंग लिमिट बताओ, मतलब एक पर्सन कितनी कंपनियों का मेंबर और कितनी कंपनी का ओपीसी बन सकता है। तो एकदम क्लियर है। देखो पहला क्या लिखा है, कैन बी मेंबर इन एनी नंबर ऑफ ओपीसी, गलत बात है। दूसरा नंबर, कैन बी मेंबर इन वन एपीसी एंड नॉमिनी इन एनी नंबर ऑफ ओपीसी, नहीं है, ये भी गलत है। क्या ऐसा होता है कि कितने भी नॉमिनी, कितने भी ओपीसी में नॉमिनी बन जाओ? नो, एक मेंबर और एक दूसरी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। कैन बी मेंबर ऑफ वन ओपीसी एंड नॉमिनी इन अनदर वन ओपीसी, बिल्कुल सही है। आप एक कंपनी के मेंबर बन जाओ ओपीसी के और एक कंपनी के नॉमिनी बन सकते हो, ये तो एकदम गलत है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ना, उसमें मस्ट बी साइन बाय वन डायरेक्टर, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, उसमें एक डायरेक्टर को साइन करना पड़ता है, क्योंकि ओपीसी में एक ही डायरेक्टर होता है, हम बात कर चुके हैं। आगे, मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, गलत है, क्योंकि 2 डायरेक्टर होते भी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि हो, एक भी डायरेक्टर से काम चलता है। फिर लगता है मस्ट कंटेन कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं सर, अभी बात की अपन ने, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनको लगाने से एग्जम्पशन दिया गया है, नन ऑफ द अबव, गलत है। तो इसका आंसर आ गया पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू ओपिनियन ऑफ मिस्टर शंकर, शंकर ने बोला था कि आप इन्वेस्टमेंट का क्लॉज ऐड करो, तो क्या वो सही है? क्या आंसर है नो। पढ़ते हैं ऑप्शन क्या लिखा है। कांट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इन बॉडी कॉर्पोरेट, बिल्कुल सही बोल रहा है कि ओपीसी ये 2 काम नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, और भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कांट कैरी नॉन बैंकिंग बट कैन इन्वेस्ट, पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं सकते, बात खत्म। ऑप्शन सी देखो, कैन कैरी नॉन बैंकिंग, कर ही नहीं सकते, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये हो गया अपना, ये देखिए, ये क्वेश्चन है ना, आई लव्ड इट। मतलब आपको कहीं पर भी सोच के बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन टफ है? नहीं है बेटा, आप जबरदस्ती घबराते हैं, कई लोग जबरदस्ती घबराते हैं, पता नहीं सर ऐसे एमसीक्यूज आ जाएंगे, हमसे कैसा बनेगा। कुछ नहीं है बेटा, बस अपने दिमाग को कूल रखना। दिमाग को कूल रखोगे ना तो क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा, चुटकियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पार्ट। हाँ जी, 3rd नंबर पे आते हैं, क्या लिखा है। मिस्टर ए जो है ना, वो दिल्ली में रहता है, ठीक है जी।
एंड उसका एक मुंबई में घर है, ए अपॉइंट बी बाय पावर ऑफ अटॉर्नी टू टेक केयर ऑफ हिज हाउस, ए ने बी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया कि तुम मेरे घर की देखरेख करना, तो आपको बोलता है एजेंसी का नेचर क्या है। अरे बात क्लियर कट, मतलब ए ने बी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक्सप्रेस एजेंसी है। क्लियर कट राइटिंग में या ओरली क्लियर कट अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन एजेंट बनाते हो तो क्या कहलाता है, एक्सप्रेस एजेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बोलता है कि 1% कंपनी ओपीसी जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अडॉप्ट करती है उसको आरओसी को कब तक फाइल करना पड़ता है। तो आपको बात बता दूं, जो नॉर्मल कंपनियां होती है ना उसको जिस दिन उनकी एजीएम हुई उसके 30 दिन के अंदर उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करना पड़ता है, लेकिन आपको मालूम है ओपीसी को तो एजीएम करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो ओपीसी है उसके बारे में लॉ क्या बोलता है, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो, आपकी जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब 31 मार्च, तो उसके 180 दिन के अंदर आपको आरओसी को उसको फाइल करना पड़ेगा। तो ये 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मतलब जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ईयर होना चाहिए। तो थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो फाइनेंशियल ईयर जब आपका क्लोज हो रहा है 31 मार्च को नेचुरली, तो उसके 180 दिन के अंदर आपको इसको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, अ गारंटी विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसी गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को कवर करती है, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को कवर करती है, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, एन एड दैट एक्सप्रेस द स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। बताइए, आपको याद है इंटरप्रिटेशन में आपने पढ़ा था इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड। तो इंटरनल मतलब ऐसा कौन सा एड है जिसमें एक्ट का स्कोप पर्पस ऑब्जेक्ट रहता है, नेचुरली इसका आंसर क्या होगा, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में रहता है ऑब्जेक्ट की एक्ट बन क्यों रहा है। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर, इसमें केवल हाइलाइटेड वर्ड्स, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक कंपनी है रोमा, 6 दोस्तों के साथ उसने रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड बनाई। तो रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड का मतलब क्या हो गया, ये पब्लिक कंपनी बनाई, क्योंकि वर्ड के आखिरी में क्या लिखा है, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है, इन मई 2019। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कंपनी ना, इसकी पेडअप कैपिटल है 30 लाख रुपए। ठीक है जी, 30 लाख रुपए केवल पेडअप कैपिटल। फिर इसके बाद अप्रैल 20 में ये देखा गया कि इनका जो टर्नओवर है ये 2 करोड़ से कम है, मतलब इनका पेडअप कैपिटल 30 लाख है और इनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। ठीक है, अभी आपको एडवाइस क्या करना है, बताइए क्या ये स्मॉल कंपनी बन सकती है, कुछ याद है, स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। आपको मालूम है एक पब्लिक कंपनी का टर्नओवर या पेडअप कैपिटल कुछ भी हो, पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी ए स्मॉल कंपनी। कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती, होल्डिंग सब्सिडी नहीं बन सकती, और जो स्पेशल एक्ट में जो कंपनी आती है वो कभी भी ये लोग स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। तो ऑप्शन क्या लिखा देखो आप, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड इज स्मॉल कंपनी, गलत है। पब्लिक कंपनी क्या नेवर बी ए स्मॉल कंपनी। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। 2nd नंबर, स्मॉल कंसेप्ट जो कंपनी उसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड देयरफॉर डिस्पाइट मीटिंग दिस इट कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्मॉल कंपनी। बिल्कुल सही बोल रहा है कि स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट केवल प्राइवेट कंपनी के लिए है, पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी ए स्मॉल कंपनी। ओके, चलिए बाकी देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट, मतलब आप पढ़ो के ही समझ जाओगे कि बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया पॉइंट है। चलिए दोस्तों फटाफट हाईलाइटेड चीज देखना। रेड फ्लैग लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी की बात है, इसके रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में, इसमें 12,500 मेंबर है, ये एजीएम करी है अशोका होटल में। ठीक है, लेकिन कोरम नहीं था। अच्छा, अब एक वर्ड है डिस्पाइट स्वेंकी अरेंजमेंट। अब स्वेंकी मतलब क्या हुआ, बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट था, शानदार, उसको बोलते हैं स्वेंकी अरेंजमेंट। तो ये वर्ड का मतलब नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लीगल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी तो सब फालतू फालतू घुमाने के लिए बातें करता है। हाँ जी, क्या लिखा देखो आप, ये एजीएम कॉल किया लेकिन उसमें कोरम नहीं हुआ। तो अब दिमाग लगाओ, लॉ क्या था कि हाँ, अब मेरे को याद आ रहा है, जनरल मीटिंग में अगर कोरम नहीं हो पाता ओरिजिनल मीटिंग में, तो उस केस में द मीटिंग विल बी एडजर्न टू नेक्स्ट डे सेम टाइम, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। क्या बोला, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस और एनी द डे टाइम प्लेस एज मे बी डिसाइडेड बाय द बीओडी। मतलब बीओडी चाहे तो दूसरा डे टाइम प्लेस डिसाइड कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, ये कोरम प्रेजेंट नहीं था तो मीटिंग एडजर्न कर दी गई। ठीक है, अब क्या बोलता है, लेकिन हैवी बुकिंग थी, उसकी वजह से वही वाला प्लेस नहीं मिल पाया, जिस वो अशोका होटल में मीटिंग थी ना, तो जिस हॉल में मीटिंग थी ना वो हॉल फुल था, तो ये नहीं मिल पाया। जबकि लॉ में क्या लिखा था कि उसी प्लेस पे होना चाहिए, मतलब उसी हॉल पे होना चाहिए। लेकिन लॉ में ये भी तो लिखा ना कि बीओडी चाहे तो कोई दूसरा डे टाइम प्लेस डिसाइड कर सकता है।
आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, फिर लिखा है कि सफिशिएंट स्पेस नहीं था, तो मीटिंग ओरिजिनली कॉल किया था ना, वहां पे नहीं हो पाई, लेकिन मीटिंग को दूसरे हॉल के दूसरे फ्लोर नेक्स्ट वीक, मतलब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अशोका होटल में मीटिंग कॉल किया, लेकिन फ्लोर अलग था, हॉल अलग था, लेकिन टाइम वही था। तो दोस्तों है तो गलत, क्यों गलत है, उसी लॉ में क्या लिखा है, उसी प्लेस पे होना चाहिए। तो दूसरा फ्लोर बदला, दूसरा हॉल बदला, मतलब प्लेस चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों ये हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, बीओडी को पावर दिया गया है कि बीओडी को रिजोल्यूशन पास करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम दूसरे फ्लोर पे उस मीटिंग में करेंगे, तो बीओडी के पास पावर है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा है। आपको पहले क्या बोला, मीटिंग स्टैंड एडजर्न ऑटोमेटिकली टू सेम प्लेस नेक्स्ट वीक टाइम एज पर द लॉ, देयर इज नो अल्टरनेट टू होल्ड द मीटिंग एट सम हॉल। क्या बोलता है, कोई अल्टरनेट नहीं है, गलत है, अल्टरनेट है। और अल्टरनेट किसको दिया गया, बीओडी को, कि वो चाहे तो कोई दूसरा प्लेस टाइम डेट डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड नंबर बोलता है कि बैंकेट हॉल अवेलेबल नहीं है, तो मीटिंग डिफरेंट प्लेस में भी कर सकते हैं एज डिसाइडेड अप्रोप्रिएट बाय द बीओडी। बिल्कुल सही है, बीओडी जो डिसाइड करता है, बीओडी अगर कोई दूसरा प्लेस डिसाइड कर ले तो हो सकता है। अच्छा आगे और क्या लिख रहा है, हॉल अवेलेबल नहीं है, तो आफ्टर 1 वीक फ्रेश नोटिस गिवन नहीं फॉर डिफरेंट लोकेशन। जरूरत नहीं है बेटा, बीओडी को पावर दिया है ना कि वो कोई दूसरे प्लेस पे भी कर सकती है। चलो आगे मैं छोड़ता हूं, सीधा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, लॉ पूरा क्लियर है, तो फटाफट आगे बढ़ो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये 9 लवी सर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अरे सॉरी, ये शायद वो डिस्कशन करना रह गया उनका, तो मैं ही डिस्कस कर लेता हूं। क्या लिखा देखो आप, ये कंपनी शेयर्स, इनके पास, कंपनी के पास एक प्लॉट है, ठीक है जी, लैंड है, ओके। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमको रिवैल्यूएशन करना है, उस प्लॉट को हम रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, और रिवैल्यूएशन करने से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट डिराइव हुआ। मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व, आपको मालूम है ना, एंट्री क्या बनाते हैं, लैंड का रिवैल्यूएशन किया गया तो एंट्री बनाते हैं लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, तो 20 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ, अब डायरेक्टर ने क्या किया, डायरेक्टर ने जो 20 लाख रुपए यूटिलाइज कर दिया, और साथ में फ्री रिजर्व 24 लाख रुपए का था, तो 20 प्लस 24, 20 लाख प्लस 24 लाख मतलब 44 लाख रुपीस का डिविडेंड बांट दिया, डिविडेंड डिसाइड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों याद आ रहा होगा डिविडेंड का लॉ, डिविडेंड फ्री रिजर्व में से दिया जा सकता है, केवल रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता, इसलिए डिविडेंड रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं दिया जा सकता। मतलब इन्होंने जो 24 लाख रुपए का डिविडेंड जो दिया ना फ्री रिजर्व से, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो 20 लाख रुपए का जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो डिविडेंड दिया वो बिल्कुल गलत है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। एडवाइजर कंपनी पहला क्या बोला, 20 लाख आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एज इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बिल्कुल सही है, 20 लाख रुपए को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, इससे डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता। आगे क्या लिख रहा है, केवल 20 लाख का 25% दे ही नहीं सकते ना, 20 लाख का 25% कैसे देंगे। और क्या बोलता है, 50% और 20 लाख गलत है, 60% और 20 लाख सब फालतू की बात है। चलिए तो ये हो गया अपना एमसीक्यूज पार्ट ओवर। ठीक है जी, अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। चलिए फटाफट, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केवल हाईलाइटेड वर्ड को देखते आइएगा, ओके। चलिए कंपनी का पहला नंबर, मिस्टर विजय जो कि एक कंपनी का है मेंबर, इसने कंपनी को इन्फॉर्म किया, क्या बोला कि मुझे जो भी नोटिस दोगे ना वो रजिस्टर्ड पोस्ट से देना, और उसके लिए उसने पैसे भी जमा किए। रुक जाओ, लॉ को याद कीजिए, ये पूरे क्वेश्चन अपने नोट्स में है, हमने जो एक्सेल की बुक दी है ना उसमें पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आरटीपी में अभी दिखा रहे हैं। मतलब याद कीजिएगा, एक मेंबर, कंपनी को यह बोला गया कि आप अपने मेंबर को ऑर्डिनरी पोस्ट से नोटिस भेज सकते हो, लेकिन अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है, सेक्शन नंबर 20 याद कीजिएगा, सेक्शन नंबर 20 याद कीजिएगा, जो ये बोलता है कि अगर एक मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नोटिस आप एक स्पेसिफिक तरीके से दो, रजिस्टर्ड पोस्ट से दो, और साथ में पैसे जमा करता है, तो उस केस में कंपनी को उसी मोड से नोटिस देना पड़ेगा। अगर कंपनी ने उसको उस मोड से नोटिस नहीं दिया तो वो जो नोटिस है वो नोटिस वैलिड नहीं होगी, मतलब वो मेंबर मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करवा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट में जो नोटिस है ना, वो नोटिस केवल इंडियन एड्रेस में देने के लिए अलाउड है। मतलब अगर कोई मेंबर इंडिया से बाहर चले गया ना, तो वो ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को इंडिया के बाहर नोटिस दो, इंडिया में ही नोटिस दी जाती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, कंपनी सेंड किया नोटिस ऑर्डिनरी मेल से, देखो गलत है ना, उसने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, कंपनी ने ऑर्डिनरी मेल भेज दिया, गलत है जी। आगे बढ़ते हैं। और विजय को नोटिस नहीं मिली,
तो वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया तो उसको आ गया गुस्सा और उसने क्या बोल दिया, मीटिंग आपकी नोटिस इम्प्रॉपर है। तो अब जरा देखो, पहला, क्या विजय का कंटेंशन सही है? क्या विजय क्या बोला है, नोटिस गलत है आपकी, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, विजय का कंटेंशन वैलिड है क्या? यस। अच्छा, एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा? तो मैंने आई बटन में आपको एक लिंक शेयर किया है, तो उसको आप जरूर से देखिएगा, उसमें पूरा तरीका है कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो विजय का कंटेंशन वैलिड है क्या? तो आंसर है बिल्कुल वैलिड है उसका ऑब्जेक्शन। और सेकंड नंबर, क्या आपके आंसर में कोई डिफरेंस आएगा क्या? अगर विजय लंदन चले गया 2 महीने के लिए, जब नोटिस आ रही थी ना तो लंदन चले गया, तो क्या वो बोलेगा कि मेरे को लंदन में नोटिस दो? नहीं नहीं नहीं, वो देखिए उसमें वो कहीं दिया भी होगा, इसमें कहीं कहां का है, कहां का रहवासी है, हाँ ये कानपुर का रहवासी है। तो कंपनी लंदन में नोटिस भेजने के लिए बाउंड नहीं है, भले वो लंदन में होगा लेकिन कंपनी नोटिस कहां भेजेगी? उसके कानपुर के एड्रेस में। तो ये सेक्शन नंबर 20 है। तो सेकंड नंबर आपको पूछा कि क्या आंसर में चेंज आएगा कि अगर विजय लंदन में रहता है तो क्या नोटिस वहां भेजनी पड़ेगी? क्या आंसर है नो, लेकिन कंपनी को नोटिस कहां भेजना पड़ेगा? उसके कानपुर के एड्रेस में। तो ये बाजू में मैंने ये सब लॉ लिख के रखा है, सेक्शन 20 का रेफरेंस है। मेंबर रिक्वेस्ट करता है, पैसा जमा करता है, तो कंपनी को उसी के हिसाब से नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस केवल इंडियन एड्रेस में देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये लवी सर आपसे डिस्कस करेंगे, ऑडिटर का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, थर्ड नंबर, बीओडी ऑफ रमेश लिमिटेड प्रपोज टू इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक। मतलब बीओडी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन अपने बुक में दिया हुआ है। स्टेट द रिपोर्ट विच शैल बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। अरे क्या बोल दिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, आपको बोला कि बताइए प्रोस्पेक्टस में क्या लिखना पड़ता है, तो सीधा सीधा सेक्शन नंबर 26 याद करो। सेक्शन नंबर 26 में क्या लिखा बताऊं आपको? 26 में लिखा है कि प्रोस्पेक्टस में डेट होना चाहिए, साइन होना चाहिए। फिर लिखा कि प्रोस्पेक्टस में आपको वो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखना पड़ेगा जो कि सेबी स्पेसिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके। मतलब कंपनीज एक्ट ने सेबी को पावर दे दिया कि प्रोस्पेक्टस में क्या लिखना है, उसके कंटेंट आप बताओ, तो सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके जो बताएगी उसको लिखना पड़ेगा। और एक खास बात है कि आपको प्रोस्पेक्टस में यह भी लिखना पड़ता है, सेक्शन 26(1) में ये सब बातें लिखी हुई है, आपको यह भी लिखना पड़ता है कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट के लॉ को कंप्लायंस किया पूरी तरीके से, और कंपनी ने कंपनीज एक्ट को एससीआरई और सेबी के किसी भी प्रोविजन का कंट्रावेंशन नहीं किया है। तो इतना पार्ट आपको यहां पे लिखना है। ये देखिए मैंने समरी यहां पे आपको दे के रखी है आपके रेफरेंस के लिए। प्रोस्पेक्टस में डेट साइन होगा, ये सब जो मैंने बता दिया वो यहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको साइड में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कम ऑन। सूर्या लिमिटेड ये कंपनी है, ठीक है, इसका सीधा ऑथराइज कैपिटल देखो क्या लिखा है। ऑथराइज कैपिटल है 2,50,00,000 का, ठीक है। इशूड सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल है 1 करोड़। आपको मालूम है ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिटल है, उसकी कोई एंट्री नहीं बनती है, लेकिन पेड अप कैपिटल हर जगह रिलेवेंट होती है। 1 करोड़ का इनका पेड अप कैपिटल है, यहां पे दिया हुआ भी है 10 लाख की इक्विटी शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है जी, फुल्ली पेड अप है। क्या लिख दिया? फुल्ली पेड अप है। ओके, इसके बाद कंपनी में फ्रीजर 3 करोड़ रुपए के फ्रीजर, ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है। बीओडी आर प्रोपोजिंग टू डिक्लेयर बोनस इशू। बोनस इशू, जैसे ही बोनस की याद आती है मुझे 63 की याद आती है। बोनस इशू के नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 63। ओके हाँ, बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, मतलब 1:2 का बोनस है। 1:2 का बोनस है, 1 शेयर का बोनस मिल रहा है 2 शेयर के पीछे, ठीक है जी। हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर, इसका मतलब सीधी बात है कि 1 करोड़ रुपए का जो कैपिटल है ना, तो उसका 50% 2:1, मतलब 50 लाख रुपए का बोनस कंपनी देना चाहती है। 50 लाख रुपए का बोनस कंपनी देना चाहती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ क्या रहा है, बीओडी वांट्स टू नो कंडीशन एंड द मैनर फॉर इशूइंग बोनस शेयर। मतलब 63 पूरा लिखना है आपको। बोनस केवल इसके ऊपर बात नहीं करना है कि सही है गलत है, आपको बोलना है कंडीशन बताओ, बोनस की कंडीशन। तो कुछ याद है बोनस की कंडीशन? अरे बोनस में बहुत सारी 63 में कंडीशन है। आर्टिकल में, जनरल मीटिंग में ओआर पास करना पड़ेगा, बीओडी रिकमेंड करेगा, रिकमेंड करने के बाद विड्रॉ नहीं करेगा। जो बोनस शेयर होता है वो फ्रीजर्स में से फ्रीजर में से दिया जा सकता है, एसपी में से दिया जा सकता है, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था। उसके बाद डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डेट सिक्योरिटी को पे करने में, एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करने में, और फुल्ली पेड अप होना चाहिए शेयर, तभी बोनस शेयर दे पाएंगे, और डिविडेंड के बदले बोनस नहीं दे पाएंगे। तो 63 का पूरा लॉ आपको लिखना है।
और अब जहां तक बात है कि क्या ये बोनस जो कंपनी ने दिया वो सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व कितने का है 3 करोड़ और कंपनी बोनस कितने का दे रही है 50 लाख। इसका मतलब कंपनी का जो बोनस है वो बिल्कुल सही है। तो कंडीशन तो बताना ही है, पूरा लॉ लिखना है आपको, लेकिन साथ में भी बताना है कि 50 लाख रुपए का बोनस देना चाहती है और 3 करोड़ का फ्रीजर से, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉल्स। ठीक है जी, हाँ ट्रू और फॉल्स रीजन के साथ बात करेंगे। क्या लिखा देखो, पहले नंबर का क्वेश्चन, XYZ प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, डिपॉजिट का क्वेश्चन हो गया, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। आपको याद आ रहा होगा 73, एक प्राइवेट कंपनी केवल अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। 76 में लिखा है कि जो पब्लिक से डिपॉजिट केवल एलिजिबल कंपनियां ले सकती है, पब्लिक कंपनी। ठीक है, अच्छा प्राइवेट कंपनी मेंबर से कितना डिपॉजिट ले सकती है, तो आंसर है 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, चलिए क्या लिखा देखो आप, ये मेंबर से डिपॉजिट लेने 60 लाख रुपए। ठीक है जी, अब आपने क्या देखना पड़ेगा, कंपनी का पेड अप कैपिटल फ्रीजर और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, ये तीनों का जितना टोटल है उसका 100% मतलब उतना ही डिपॉजिट ले सकती है। तो आगे दिया है पेड अप कैपिटल फ्रीजर सिक्योरिटी प्रीमियम में 60 लाख, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, तो इतना रुपए का डिपॉजिट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गवर्नमेंट कंपनी है विच इज एलिजिबल, मतलब एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी, याद कीजिएगा एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एलिजिबल मतलब जो एलिजिबल कंपनी दो टाइप की हो सकती है, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है, याद दिला दूं आपको, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, मेंबर से भी ले सकती है, पब्लिक से भी ले सकती है, दोनों से मिलाकर मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीजर सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकती है। मतलब वो चाहे तो 35% पूरा मेंबर से भी ले सकती है, वो चाहे तो 35% पूरा पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकती है, ये लिमिट है। चलिए पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन 76 कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सीडिंग 25%, गलत है। क्या बोलता है, 25% से ज्यादा नहीं ले सकते, गलत है। वो पब्लिक से मैक्सिमम 35% तक ले सकती है, तो ये गलत है। ये बाजू में मैंने लिमिट रखे रखा है कि प्राइवेट कंपनी 100% और ये 35%। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ आरओसी टू मेक एंट्री ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज। ये चार्ज के टॉपिक आ गया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। क्या बात करें मालूम आपको बोला है कि अगर आरओसी को कहीं से कंपनी ने नहीं बताया कि चार्ज सेटिस्फाइड हो गया, तो क्या आरओसी खुद से बिना इंटीमेशन के भी आरओसी के पास पावर है क्या कि वो सेटिस्फेक्शन की एंट्री कर ले? यस, सेक्शन नंबर 83, सेक्शन नंबर 82 था सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का, जिसमें कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करती है। लेकिन 83 में लिखा था कि अगर आरओसी को कंपनी से नहीं पता चला तो आरओसी को खुद को भी पावर है कि अगर आरओसी को पता चल जाता है, एविडेंस मिल गया कि चार्ज सेटिस्फाइड हो गया, या कोई प्रॉपर्टी जो है ना, जो कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था वो अब कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रही, ठीक है, सीज है या उनके पास नहीं है, तो इन सब केसेस में आरओसी अपने खुद अपनी इच्छा से अगर एविडेंस मिल गया ना, तो अपने रजिस्टर में अपना जो रजिस्टर मेंटेन करता है आरओसी, उसमें चार्ज को सेटिस्फाइड कर देगा, और जिस दिन उसने एंट्री कर दी ना, उसके 30 दिन के अंदर वो कंपनी और चार्ज होल्डर को इन्फॉर्म कर देगा कि हमने सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है। ओके, तो ये बाजू में मैंने लिख के रखा है सेक्शन नंबर 83, रेफरेंस आ गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्यों है मैं बताऊंगा, वैसे इजी है पर अच्छा है, क्यों है, और कुछ नई बातों का खुलासा करेंगे अपन यहाँ पे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है चेतन लिमिटेड, इसने नोटिस दिया अपनी एजीएम की, और नोटिस कब दिया, अच्छा सॉरी, एजीएम कब हो रही है 7 नवंबर को, और नोटिस पोस्ट किया 16 अक्टूबर को। इतना पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि नोटिस का टाइम लिमिट का क्वेश्चन होगा, पक्की बात है। अब आगे की जो चीजें मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूं, अब सीधा आपको यह बताया गया है कि क्या ये जो नोटिस ये जो नोटिस है और जो मीटिंग है, क्या ये वैलिड है, मतलब कुल रखना नोटिस की टाइम लिमिट का लॉ है। तो फटाफट मैं बता दूं 101 नोटिस का लेंथ ऑफ लॉ दिया है सेक्शन में 101 लॉ। एक बार रिकॉल कर दूं आपको, लॉ में लिखा था कि जो नोटिस है वो नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज की होनी चाहिए। अब जब क्लियर डेज निकालते हो तो सबसे पहले ग्रॉस डेज निकालना, और ग्रॉस डेज कैसे निकलता है, जिस दिन कंपनी ने नोटिस भेजा और जिस दिन मीटिंग हो रही है दोनों को इंक्लूड कर लेना, जिस दिन नोटिस भेजा जिस दिन मीटिंग है दोनों को इंक्लूड कर लेना, वो जाएगा ग्रॉस डेज। फिर ग्रॉस डेज में 2-2 दिन करके 2 बार माइनस होगा, 4 दिन माइनस होंगे। पहले 2 दिन कौन से माइनस होते हैं,
आपको मालूम है कि लॉ में लिखा है कि अगर नोटिस पोस्ट से भेजी जाती है तो यह माना जाता है कि 48 घंटे के बाद वो सर हो गई तो 2 दिन वो वाले माइनस करना पड़ेगा। फिर लॉ में लिखा है कि जिस दिन नोटिस सर हुई और जिस दिन मीटिंग है उसको भी काउंटिंग में मत लो, तो 2 दिन वो भी माइनस हो जाएंगे। इसलिए टोटल ग्रॉस डेज में से 4 दिन माइनस करोगे तो आएगा क्लियर डेज। अगर वो क्लियर डेज 21 या उससे ज्यादा आया तब तो आपकी नोटिस वैलिड है, और कम आया तो आपकी नोटिस शॉर्टर पीरियड की है। फिर आपको याद होगा हमने ये भी पढ़ा था, लॉ में ये भी लिखा है कि अगर, उसी में तो टिप्स है, अभी ये बात करेंगे कि अगर नोटिस शॉर्टर पीरियड की होती है तो उस शॉर्टर पीरियड की नोटिस को भी वैलिड हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंसेंट लेना पड़ता है। अगर एजीएम है, और यहां पे क्वेश्चन में एजीएम की बात कर रहे हैं ना, एजीएम की, तो अपन केवल एजीएम के बारे में बात करेंगे। एजीएम में अगर टोटल मेंबर का 95% कम से कम कंसेंट दे देते हैं तो शॉर्टर पीरियड की भी नोटिस वैलिड हो सकती है। ये लॉ हो गया। अब मैं काउंटिंग बता दूं आपको, ये देखिए 16 अक्टूबर से लेके 7/11 तक आप जब टोटल काउंट करोगे ना, 16 को भी गिनना, 7 को भी गिनना, तो ये आ जाएगा 23। भाई सीधी बात है, अक्टूबर 31 दिन का होता है, शुरू के 15 दिन माइनस कर दो तो 16 दिन अक्टूबर के, और 7 दिन मीटिंग के दिन तक को काउंट करना है, 23 दिन, फिर 2-2 दिन माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 19 क्लियर डेज की नोटिस आ रही है। मतलब पक्का गलत है। तो पहला पॉइंट हो रहा है कि क्या ये नोटिस वैलिडिटी कॉल है, आंसर इज नो, नोटिस शॉर्ट है। फिर सेकंड नंबर पूछा कि बताओ कितने दिन की शॉर्ट है, तो आंसर है 2 दिन की शॉर्ट है। 21 डेज का होना चाहिए, 19 डेज है, मतलब 2 दिन का शॉर्टर है। अब जो ट्विस्ट है ना वो है थर्ड नंबर पे, कैन द डिले इन गिविंग नोटिस बी कंडोन्ड, क्या डिले को माफ किया जा सकता है? सुनना बेटा मेरी बात, अब इसमें इंस्टीट्यूट के अलग अलग आंसर है, इस बार आंसर अलग है, इसके पहले एक बार क्वेश्चन आया था तो आंसर अलग था। ये 2 बार 2 अलग अलग आंसर है। एक बार इंस्टीट्यूट ने बोला था कि अगर कंसेंट रिटर्न शॉर्टर पीरियड की, सॉरी, अगर इतने लोग कंसेंट देते हैं तो शॉर्टर पीरियड की को डिले जो है ना वो वैलिड होगा, मतलब कंडोन किया जा सकता है। लेकिन अभी एक बार पहले भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था और आरटीपी में भी जो आंसर दिया ना वो आंसर दिया नो। क्या कंडोन किया जा सकता है? आंसर लिखा है नो। तो एक बात क्लियर कर दूं, इंस्टीट्यूट सर्वशक्तिमान है, उसने जो बोल दिया वो फाइनल है। अब आप इसको इंटरप्रिटेशन ऐसे ले सकते हो आप, मतलब एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना चाहिए आपको मालूम, आप ये लिख दो, पूरा लॉ बता दो कि 21 डेज होना चाहिए, फिर लिखिए कि एजीएम में अगर 95% ऑफ नंबर ऑफ मेंबर एग्री होते हैं तो शॉर्टर पीरियड की नोटिस वैलिड हो सकती है। लेकिन ऐसा इनका जो आंसर है ना उससे इंटरप्रिटेशन ये लग रही है कि प्रायर कंसेंट लेना चाहिए। मतलब अगर कंपनी कोई शॉर्टर पीरियड की नोटिस देना चाहती है तो नोटिस देने के पहले आपको कंसेंट लेना पड़ेगा 95% लोगों से। पर यहां पर नोटिस दे दी जा चुकी है तो नोटिस देने के बाद आपको कंसेंट नहीं ले सकते, तो इसलिए यहां पे आंसर आया नो। तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको चेंज कर लेना, मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा नो। और लॉजिक क्या बता दिया मैंने आपको, मैंने लॉजिक ये बताया कि शॉर्टर पीरियड की नोटिस आपको भेजनी है ना, तो आपको नोटिस भेजने के पहले आपको कंसेंट लेना पड़ेगा 95% वालों से। यहां पे नहीं लिखा है कि कंसेंट नहीं, नोटिस भेज चुके हैं उसके बाद कंसेंट नहीं ली जा सकती, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पे कंडोन करना पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्या लिखा देखो, संदीप गारंटी की बात हो रही है, मतलब आईसीए की बात हो रही है। ठीक है, संदीप ने गौरव को गारंटी दिया, ठीक है, कितने रुपए का गारंटी दिया, 1 लाख रुपए का शर्मा को। तो आपको मालूम है कि एक सिक्योरिटी हो गया, एक प्रिंसिपल डेटर हो गया, एक क्रेडिटर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब 1 लाख रुपए की गारंटी है कि गौरव को ये शर्मा गौरव को जितना भी गुड्स भेजेगा ना 3 महीने में 1 लाख रुपए तक की, तो संदीप ने उसे गारंटी दे दिया कि 1 लाख रुपए मैं पे करूंगा। मतलब 3 महीने की गारंटी है ना, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, तो ये कंटिन्यू गारंटी की बात हो रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, 3 महीने का समय दिया था लेकिन 1 महीने के बाद क्या हुआ, संदीप ने गारंटी को रिवोक कर दिया। अब बस रुक जाओ, आपको मालूम है लॉ क्या है, अगर कंटिन्यू गारंटी दी जाती है तो उस केस में कंटिन्यू गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। अब सवाल होता है कि उस केस में क्या जो गारंटर है, जो सिक्योरिटी है, उसकी लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो सुनना, गारंटी रिवोक करने के पहले जो भी गुड्स सप्लाई किया गया है उसके लिए तो लायबल होगा, संदीप। लेकिन गारंटी रिवोक कर दिया ना 1 महीने के बाद, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कोई गुड्स और सप्लाई करेगा तो उसके लिए संदीप लायबल नहीं होगा।
रिवोक करने के बाद जो ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए लायबल नहीं होगा, लेकिन रिवोक करने के पहले जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके लिए लायबल होता है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। शर्मा हैड सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000। देखो क्या लिखा है, मतलब रिवोक करने के पहले 40,000 रुपए का माल सप्लाई किया जा चुका है, इसका मतलब संदीप इस 40,000 रुपए के लिए तो लायबल होगा, पक्की बात है। आगे आपको क्या बोलता है, आईसीए के हिसाब से बताइए, क्या संदीप डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लायबिलिटी फॉर एनी सब्सिक्वेंट क्रेडिट सप्लाई, क्या ये जो भी बाद में जो सप्लाई किया जाएगा, बाद में मतलब क्या हुआ, गारंटी रिवोक करने के बाद जो गुड्स सप्लाई किया जाएगा, क्या उसके लिए संदीप डिस्चार्ज होगा। और सेकंड नंबर क्या बोला है, वुड योर आंसर बी चेंज, गौरव मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट पेइंग बैक शर्मा गुड्स ऑलरेडी सप्लाइड ऑफ ₹40,000। तो सीधी बात है बेटा, अगर वो जो 40,000 रुपए का जो गुड्स है ना, जो रिवोक करने के पहले का था, उसको अगर डिफॉल्ट करोगे तो उस केस में संदीप लायबल होगा। लेकिन 1 महीने के बाद अगर गुड्स उसको और दिया जाता है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, तो केवल 40,000 रुपए के लिए लायबल होगा, बाद के ट्रांजेक्शन के लिए संदीप लायबल नहीं होगा। ओके, तो ये सेक्शन में 130 कंटिन्यूइंग गारंटी का लॉ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9। राज गिव्स अम्ब्रेला टू मनोज। राज ने मनोज को अम्ब्रेला दिया, छाता दिया, बरसात का मौसम है ना, छाता दिया, ठीक है जी। क्या बोला, ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन टू बी यूज फॉर 2 days। क्या बोला, 2 दिन यूज करना फिर वापस कर देना। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है जी, 2 दिन यूज करना फिर वापस कर देना। आगे, मनोज की अम्ब्रेला फॉर अ वीक, ओ माय गॉड, इसने क्या कर दिया, 7 दिन तक इसको बड़ा छाता पसंद आ गया तो 1 हफ्ते तक रख लिया। रुक जाओ, बेलमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया 161। बेलमेंट में क्या लिखा है कि बेलर ने अगर बेली को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई सामान दिया तो बेली की जवाबदारी है कि चाहे बेलर डिमांड करे कि नहीं करे, वो उतने समय के अंदर उसको वापस कर दे। तो यहां पे उसने कितने समय के लिए दिया था, 2 दिन, लेकिन इसने कितना यूज कर लिया, 1 हफ्ते। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 दिन तक तो ठीक है, उसके बाद अगर अम्ब्रेला को कुछ भी हुआ तो बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा बेलर को, क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे बोल रहा है कि जब 1 हफ्ते के बाद जब ये जो मनोज है ना, वो राज के घर जा रहा था तो एक्सीडेंटली वो गिर गया, छाता पकड़े पकड़े गिर गया, ठीक है, लेकिन और डैमेज हो गया, छाता डैमेज हो गया, अम्ब्रेला डैमेज हो गया। कौन बियर करेगा लॉस, तो नेचुरली कौन बियर करेगा, मनोज बियर करेगा, क्योंकि मनोज ने बेली के रूप में अपनी ड्यूटी नहीं की, उसको 2 दिन में वापस करना था। लेकिन अगर नहीं करोगे ना तो 2 दिन के बाद जो भी लॉस होगा उस गुड्स का, तो उसके लिए बेली लायबल होगा। 160 और 161 ड्यूटी ऑफ बेली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। राहुल ड्रॉज चेक इन फेवर ऑफ अमन। चेक का नाम आता है मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की याद आती है, ठीक है जी। तो राहुल ने अमन को चेक दिया, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, चेक इशू करने के बाद राहुल ने रिक्वेस्ट किया अमन को कि चेक को प्रेजेंट मत करो और बैंक को स्टॉप पेमेंट लगा दिया। और आपको पूछ रहा है क्या ये ऑफेंस है, कुछ याद आ रहा है आपको, हमने बहुत डिटेल में इस बारे में बात किया है। सेक्शन नंबर 138, अगर कोई चेक बाउंस होता है तो उसको ऑफेंस मानते हैं अंडर सेक्शन 138। और 138 में लिखा है कि चेक का जितना अमाउंट है उससे 2 गुना फाइन लग सकता है, 2 साल की जेल हो सकती है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे सवाल है कि अगर ड्रॉवर ने किसी को चेक दिया, चेक देने के बाद वो ड्रॉवर को बोलता है कि होल्डर को बोलता है कि आप इस चेक को प्रेजेंट मत करना, और जब बैंक को बोल देता है स्टॉप पेमेंट की, अगर वो चेक आ गया तो आप पेमेंट मत करना, तो इसको भी ऑफेंस मानते हैं। हमको मालूम है कि 138 में लिखा है कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से अगर डिसऑर्डर हुआ तब 138 अट्रैक्ट होगा। लेकिन फिर केस लॉ डिसाइड हुए, हमने क्लास में किया हुआ है, केस लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर स्टॉप पेमेंट हुआ या आपने ड्रॉई को चेक दे दिया, आपने होल्डर को चेक दिया और बाद में उसको क्या बोल दिया कि तुम इस चेक को प्रेजेंट मत करना, तो इसको भी क्राइम माना जाता है, कोर्ट में डिसाइड हुआ है। तो इस वजह से भी अगर होगा तो उस केस में 138 माना जाएगा। तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने 138 भी रेफर किया है, 139, 140, तो इन तीनों सेक्शंस को आप लोग कोड कर लेना और आंसर आएगा 138। बिल्कुल ये इन्होंने ऑफेंस किया है। इसके बाद जो 11th नंबर है ना, ये जीसीए का है, ये लवी सर भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत शानदार क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन का। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ द कमेंट। मतलब जो प्रीएम्बल है ना, वो कभी भी एक्ट के प्रोविजन, प्लेन प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर रहा है, कमेंट करना है और एग्जाम्पल भी देना है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। देखो
आपको ये तो मालूम है। चलो एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर दिखा देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, दोनों अपन समझ भी लेंगे और सीधा आंसर के ऊपर बात करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स करके रखे। आपको मालूम है प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, एक्ट का ऑब्जेक्ट। कोई भी एक्ट बनता है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको लॉ मेकर लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, अब प्रीएम्बल के बारे में आपको ये मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन के लिए होता है मेन लॉ की लैंग्वेज। तो अगर लॉ की लैंग्वेज अगर प्लेन है, क्लियर है, तो प्रीएम्बल को यूज मत करो। लेकिन प्रीएम्बल को कब यूज करना चाहिए, जब लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी है, दो दो मीनिंग निकल रही है, तो कौन सा मीनिंग सही है उसको जांचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीएम्बल। कि भाई ये एक्ट क्यों बना था, तो एक्ट क्यों बना था वो देखोगे तो आपको इंटेंशन पता चलेगा, और जब इंटेंशन पता चलेगा तो उस लॉ की क्लियर मीनिंग आपको मालूम चलेगी। तो ये प्रीएम्बल का यूज है, और एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त दिया है बेटा। तो चलो पहले एक बार जो हाईलाइटेड वर्ड है उसको देख लो। पहले मैंने ये हाईलाइट किया कि प्रीएम्बल का मतलब है एक्ट का स्कोप, ऑब्जेक्ट और पर्पस बताता है। फिर इसको ये इंटरनल रेड है मालूम है, इसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रीएम्बल कभी भी प्लेन प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करता, ये आपको मालूम है। फिर लेकिन अगर डाउट हो जाता है, अगर डाउट्स है, दो दो मीनिंग निकल रही है, तो उस केस में प्रीएम्बल को रेफर किया जा सकता है। ओके, फिर अगला पॉइंट है यहां पे जो लिखा है कि इन शॉर्ट, मतलब इसका बताना चाहते हैं कि प्रीएम्बल का मतलब क्या हो गया, ये लॉ मेकर का एक प्राइमरी इंटेंशन बताता है। ठीक है, और जब भी लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं होती तो प्रीएम्बल कहीं ना कहीं इंटरप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये एक्ट के प्रोविजंस को कभी भी ओवरराइड नहीं करता। ये सब कुछ खास बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यारा एग्जांपल दिया है, देखो क्या लिखा है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें एक वर्ड यूज किया है मे। एक्ट में क्या लिखा है, मे। चलो अब क्या लिखा देखो आप, अ मैरिज में बी सोलिमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदू। मतलब सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में क्या लिखा है कि अ मैरिज में बी सोलिमनाइज बिटवीन टू हिंदू, दो हिंदुओं के बीच में मैरिज हो सकती है। मे, अपन नॉर्मली मे का मतलब क्या होता है भाई, मे मतलब का है कि प्रोविजन डायरेक्टरी है, डिस्क्रिशनरी है, मतलब एक हिंदू एक क्रिश्चियन, एक हिंदू एक मुस्लिम होगा तो भी चल जाएगा क्योंकि मे वर्ड है, ऐसा नहीं है। अब जरा देखना, देखो सेक्शन 5 मतलब मेन लॉ है, सेक्शन है, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट है, तो उसमें मे वर्ड का मतलब पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम में भी हो सकती है शादी, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। लेकिन आगे देखिए, हैज बीन कंस्टिट्यूट टू बी मैंडेटरी, लेकिन इसको इंटरप्रेट कैसे किया गया कि यहां पे मे को इंटरप्रेट किया गया मैंडेटरी, मतलब शैल की तरह। क्यों, इन द सेंस दैट बोथ पार्टी मस्ट बी हिंदू, और कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, यहां पे इसका मतलब यह आएगा कि दोनों पार्टी हिंदू होगी तभी ये मैरिज वैलिड मानी जाएगी हिंदू एक्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखिए, मैरिज बिटवीन, कोर्ट ने क्या बोला था, मैरिज बिटवीन क्रिश्चियन मेल एंड हिंदू फीमेल सोलिमनाइज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इज वॉइड। ये डिसाइड किया गया कि एक क्रिश्चियन और एक हिंदू में अगर मैरिज होगी इस एक्ट में तो ये वॉइड होगी। क्यों, रिजल्ट वॉज रीच्ड, कैसे रिजल्ट हुआ, क्योंकि वहां पे तो मे वर्ड था। देखो, हैविंग रिगार्ड टू द प्रीएम्बल, कोर्ट ने प्रीएम्बल देखा था, और क्यों देखा, क्योंकि लैंग्वेज क्लियर थी ना। अब प्रीएम्बल क्या लिखा था देखो आप, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदू, क्या लिख दिया देखो आप, प्रीएम्बल में लिखा था कि ये जो कानून बना रहे हैं दो हिंदुओं के बीच में मैरिज का बना रहे हैं, तो प्रीएम्बल से एक्ट का इंटेंशन क्लियर हुआ कि यहां जब भी मैरिज की बात होगी तो दो हिंदू के बारे में बात होगी। तो सेक्शन नंबर में मे भले वर्ड यूज कर दिया, पर कोर्ट ने क्या बोला, इसको हम शैल की तरह इंटरप्रेट करेंगे। और ये गुल्ली पोली पोवारिया राज वर्सेस बंदरू पोवानी, तो गुल्ली पोली और बंदरू को याद कर लेना। तो ये हो गया बेटा आरटीपी का पूरा डिस्कशन। सेकंड पार्ट अभी आपको लवी सर आपको डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी चीजें क्लियर हुई होगी, आरटीपी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इंटरलॉ के ऊपर हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम लोग लाने वाले हैं, आपसे छूट नहीं जाए। ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नवंबर 20 के रिवीजन टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस डिविडेंड या अकाउंट्स या फिर ऑडिटर से रिलेटेड होंगे उसको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए साथ में। मिस्टर बी आर मोहंती अराउंड 2 decades बैक along with two of his elder brothers
and few friends who are pharma and chemical engineer by profession promoted two companies. First was called WML and the other was TML. भाइयों पूरा क्वेश्चन शॉर्ट में समझाते जा रहा हूँ आपको. तो दो कंपनियां हैं, एक का नाम WML है, एक का नाम है TML, Texmont Limited. During these 2 decades, both company have grown magnificently as both the sector expanded beyond imagination. Both companies went public and stock of the same listed on leading stock exchanges. तो ये दोनों कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है. TML did well in the past and emerged as export unit, but in recent year the textile sector witnessed stiff competition due to new entrants. कुछ यूजलेस है सारी बातें. The increased cost of workforce and other input material is also made sector unprofitable and recent lockdown hit the sector further adversely. Useless. The company's bottom line मतलब profit for the current year is red मतलब कंपनी लॉस में है. आगे, the company was declaring dividend since the very first year of operation and willing to continue the tradition considering the dividend as signaling effect to the investor for valuation purpose. Rate of dividend for last 5 years are 9%, 10%, 8%, 5% and 2%. ये काम आएगा, ये डिविडेंड रेट काम आएगा. इसमें कभी भी अपने को प्रोविजन याद रखना है कि अगर कंपनी लॉस में हो तो पिछले डिविडेंड दे सकती है, बट पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड से ज़्यादा नहीं दे सकती. तो 5 साल के डेटा में शुरू के सिर्फ पिछले 3 साल का डेटा काम आएगा और पिछले 3 साल के डिविडेंड माने जाएंगे 8, 5 और 2. उससे पहले के डिविडेंड यूजलेस है. The management of TML decided to declare dividend out of the profit of previous year. The company deals in export, hence came under the scanner of enforcement authority, who seek financial statement and books of account of the company for scrutiny of last 10 financial years. In response to this notice, the company furnished financial statement and books of account for last 8 financial years, stating that as per article of association, the company is required to keep and maintain books of account of 8 immediately preceding financial years, and that too without any record of voucher pertaining to such account. इस बात के ऊपर ध्यान देना, कंपनी ने 8 साल के बुक्स मेंटेन किए हैं, बट कंपनी ने वाउचर्स मेंटेन नहीं किए, जबकि वाउचर्स मेंटेन करना जरूरी होता है, अपन बुक्स में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, दूसरी कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है. WML is doing well. It seizes outbreak of COVID-19 as a business opportunity and registers significant growth in bottom line and top line, profit and sale. For the past many years, this company declared a dividend at a constant rate of 20%. During this financial year 1920, it has earned a profit of 580 crore. BOD declared 25% dividend without transferring any percentage to reserve on 15 June 2020. On 14 July 2020, some of the amount remaining unpaid due to operation of law has been transferred to unpaid dividend account on 20th July 2020. तो भाइयों ध्यान देंगे, डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है 15 जून को, और 15 जून खत्म होने के बाद 1 महीना रुका है कंपनी ने, 30 डेज वेट किया, 14 जुलाई तक कुछ अमाउंट अनपेड रहा, और 14 जुलाई के बाद जो अमाउंट अनपेड रहा उसको 20 जुलाई 2020 को कंपनी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. आपको याद होगा, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 30 डेज तक अनपेड रहता है, तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है. एक और बात बताइए इन्होंने, CA देव वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 इन इंडिविजुअल कैपेसिटी ड्यूरिंग 17th AGM फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19. अब ये पूरी केस स्टडी पढ़ ली अपन ने 5 मिनट. अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा है इन्होंने आपसे. फर्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ TML लिमिटेड which of the following statement are correct regarding declaration of dividend? First point, TML cannot declare dividend because it earns loss in the current financial year. ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि लॉस होने के बावजूद भी ना पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है. सेकेंड ऑप्शन, TML कैन डिक्लेयर डिविडेंड बट ओनली अप टू 9%. देखिए कंसेप्ट ये है, पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट का एवरेज दे सकते हैं,
और पिछले 3 साल के डिविडेंड है 8, 5 और 2, तो 8, 5 और 2 का एवरेज होता है 5, इसीलिए थर्ड ऑप्शन पे ध्यान देंगे, TML कैन डिक्लेयर डिविडेंड अप टू 5%। सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूँ, CA Dev, who is the auditor of WML, have to vacate the office of auditor and he can be appointed again only in what? तो सर दोनों चूंकि लिस्टेड कंपनियां हैं, भूलना मत, और लिस्टेड हो चाहे अदरवाइज भी हो, तो ऑडिटर का टेन्योर 5 साल के लिए रहता है, 5th AGM तक ऑफिस होल्ड करते हैं ऑडिटर। तो CA देव जो 17th AGM में अपॉइंट हुआ है ना, वो 22nd AGM ऑफ द कंपनी तक ऑडिटर बना रहेगा, 22nd AGM तक, कंपनी की 22nd AGM। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना, 17th AGM में वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, 22nd AGM तक वो ऑडिटर बना रहेगा, और चूंकि कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का लॉ भी एप्लीकेबल होगा, और रोटेशन के लॉ के अनुसार जब कोई इंडिविजुअल 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का टर्म एंजॉय कर लेता है तो उसके बाद वो अगले 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड होता है। इसीलिए 17th AGM से लेकर 22nd AGM तक अगर उसने ऑफिस एंजॉय कर ली तो उसके बाद वो 22nd AGM से लेकर 27th AGM तक डिस्क्वालीफाइड रहेगा, और रीअपॉइंट वो सिर्फ 27th AGM में हो पाएगा। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी क्वेश्चन, इन केस ऑफ WML लिमिटेड, यानी कि वो जो नीचे दूसरी कंपनी थी जो प्रॉफिटेबल थी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? WML can't declare dividend at the rate more than 20%. No such concept. कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो जितना परसेंट चाहे उतना डिविडेंड दे सकती है। WML can declare dividend out of current year profit, but it needs to transfer 20% to reserve first. There is no such law. There is no such mandatory transfer at this point of time in law. Third point, WML Limited can declare the dividend out of current year profit, but it needs to transfer a sum equal to 10. Again, C is not wrong. C is not correct because there is no law of mandatory transfer. Therefore, fourth option seems to be correct. WML Limited can declare the dividend out of current year profit without transferring any percentage to reserve. D क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन केस ऑफ TML लिमिटेड रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू? TML Limited may need to maintain and keep the books of account for 10 preceding years, hence it has violated the law. नहीं भाइयों, the correct law is 8 financial years तक की बुक्स मेंटेन करना जरूरी है। अपन ने रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन 128 पढ़ा हुआ है, तो 8 years इज द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। TML does not violate the provision of law because it keeps the books of account for 8 immediately preceding financial year. ये थोड़ा डाइसी है, ये आपको सही लग सकता है सेकेंड, बट इन्होंने गलती क्या की है, इन्होंने 8 साल के बुक्स तो मेंटेन किए पर वाउचर्स मेंटेन नहीं किए, इसलिए लॉ तो वायलेट हुआ है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, TML लिमिटेड वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ बिकॉज इट कीप्स द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 8 immediately preceding financial year without keeping relevant voucher pertaining to books of account. This is the correct answer, third one. And last point, regarding declaration and distribution of dividend by WML, which of the following is correct from the timeline point of view? WML Limited violates the law because some of the dividend remain unpaid irrespective of reason of non-payment. नहीं, इसमें WML Limited की कोई गलती नहीं है अगर डिविडेंड अनपेड रह गया तो। सेकेंड ऑप्शन, WML Limited violates the law because unpaid dividend needs to be transferred to dividend account by 19 July. No such law, not 19 July, बिल्कुल नहीं। 14 जुलाई को 30 डेज खत्म हो रहे हैं, तो वहाँ से 7 दिन 21 जुलाई तक का टाइम मिलेगा कंपनी को, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। WML Limited does not violate law because unpaid dividend was transferred to dividend account prior to 21st July 20. So this is the first 5 marks regarding। अब दोस्तों ऑडिटर से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। शेखर लिमिटेड अपॉइंटेड एन इंडिविजुअल फर्म सुरेश एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स as auditor of the company at the AGM held on 30th September 2019. Mrs. Kamla, who is wife of Mr. Suresh, invested in the equity share having face value 1 lakh rupees of Shekhar Limited on 15th October 2019. But Suresh and company continues to function as statutory auditor advice. तो इसके ऊपर प्रोविजन आपको याद होगा कि ऑडिटर या फिर उससे रिलेटिव या उसके पार्टनर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट करने पर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। बट आपको रिलैक्सेशन भी याद होगी कि रिलेटिव को अलाउड है कि वो 1 लाख की फेस वैल्यू तक सिक्योरिटीज ओन कर सकते हैं। तो इस केस में आप देखेंगे जो ऑडिटर है सर सुरेश, उसके पास खुद के पास शेयर नहीं है, उसके रिलेटिव के पास शेयर है,
वाइफ इज़ अ रिलेटिव, और एकदम 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के थ्रेशोल्ड पे ही है वाइफ ने शेयर होल्ड किए हुए, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी। दैट्स द शॉर्ट आंसर। आप लोग डिटेल आंसर पढ़ लेना, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ सजेस्टेड आंसर। फिर भी यहाँ पे आप कंक्लूजन देख लीजिए। हेंस सुरेश एंड कंपनी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एज ऑडिटर इवन आफ्टर 15th October बिकॉज इन्वेस्टमेंट मेड बाय वाइफ इज इन विद इन द लिमिट। नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन, एक 11th क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूँ आपको। Referring the provisions of General Clause Act 1897, find out the day on which the following act or regulation will come into force. Give reason as well. So first is an act of parliament which has not specifically mentioned a particular date. So the correct answer is that according to section 5 of General Clause Act, अगर कोई पार्लियामेंट के एक्ट में स्पेशली पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं होती है, तो जब प्रेसिडेंट का सेंट मिलता है उस दिन से वो लॉ एप्लीकेबल माना जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2015 was issued by SEBI by notification dated 14th August 2015 with effect from 1st January 2016। तो इसमें ये प्रोविजन होगा कि अगर रेगुलेशन जो सेबी ने लागू किया है उसमें स्पेसिफिक डेट मेंशन रहेगी, जैसे इसमें 1st जनवरी 2016 मेंशनड है, तो ये 1st जनवरी 2016 से एप्लीकेबल। तो आप इसका सजेस्टेड देख लेंगे जी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें अगर पार्लियामेंट एक्ट में कोई डेट प्रिस्क्राइब नहीं है तो उस केस में प्रेसिडेंट की असेंट की डेट से लॉ एप्लीकेबल होगा। और सेकेंड क्वेश्चन में क्योंकि रेगुलेशन में खुद लिखा हुआ है कि 1st जनवरी 2016 से एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए it will come into force from 1st January 2006. So these are the related question of my topic which I teach. बाकी चीज़ों के ऊपर प्रवीण सर अपना वीडियो बना के आपको